NCERT नवाए उर्दू 10वीं जमात के लिए। अफसाना निगार हयातुल्लाह अंसारी। अफसाना भीख। हयातुल्लाह अंसारी लखनऊ में पैदा हुए। 1926 ईस्वी में मदरसा फिरंगी महल से मशरिकी उलूम की सनद हासिल की। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से BA किया। तालिबे इल्मी के दौरान ही कौमी तहरीकों में दिलचस्पी पैदा हो गई। महात्मा गांधी से अक़ीदत की बिना पर वो कांग्रेस में शामिल हुए और आखिर वक्त तक कांग्रेसी रहे। सन 1937 ईस्वी में हफ्तावार अखबार हिंदुस्तान जारी किया। 1944 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लखनऊ से रोज़नामा कौमी आवाज़ जारी किया और अंसारी साहब उसके पहले मुदीर मुकर्रर हुए। 1966 ईस्वी और सन 1982 ईस्वी में राज्यसभा के रुकन रहे। हयातुल्लाह अंसारी और उनकी आलिया ने उर्दू को उनका जायज़ मुकाम दिलाने के लिए डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन के साथ एक दस्तखती मुहिम चलाई थी। हयातुल्लाह अंसारी ने अफसाने, नावल और नावलों के साथ साथ तनक़ीदी मज़ामीन भी लिखे और गैर उर्दू दां हज़रात को उर्दू सिखाने के लिए एक कायदा 10 दिन में उर्दू लिखा। 1952 ईस्वी में लखनऊ में तालीम बालगान के लिए तालीम घर कायम किया। हयातुल्लाह अंसारी ने प्रेमचंद के अफसानों से मुतासिर होकर अफसाने लिखे, लेकिन इनके अफसानों की फ़िज़ा मुख्तलिफ है। उन अफसानों के मुताले से अंदाज़ा होता है कि उनमें मुशाहिदा, तख़य्युल और फ़िक्र तीनों एक दूसरे के मुतवाज़ी हैं। उनके अफसाने ज़िंदगी के तमाम पहलुओं की तर्जुमानी करते हैं। हयातुल्लाह अंसारी के अफसानों का पहला मजमुआ अनोखी मुसीबत 1939 ईस्वी में शाये हुआ। उसके बाद भरे बाज़ार में शिकस्ता कंगोरे और ठिकाना के उन्वान से उनके अफसानवी मजमुए 2 नाविलट मदार और घरविंदा मंजर आम पर आए। 5 जिल्दों पर मुश्तमिल ज़ख़ीम नावल लहू के फूल छपा। जदीदियत की सैर हयातुल्लाह अंसारी की तनक़ीदी किताब है। उन्होंने बच्चों के लिए भी कहानियाँ लिखी जो मियाँ खुकू और काला देव के नाम से शाये हो चुकी हैं। भीख। कैलाश की लारी पथूरागढ़ के खुश्क, बंजर और तपते हुए पहाड़ों के एक दर्रे से पार करके मोती नगर की वादी में दाखिल हुई और दाखिल होते ही मंज़र और मौसम और मुसाफिरों का मिजाज सब बदल गया। सामने एक तरफ नंदा देवी और त्रिशूल की बर्फ़पोश चोटियाँ चमक रही थीं और दूसरी तरफ ढलवान पहाड़ों पर सेब, नाशपाती और आलूचों के बागों की हरियाली थी जो पहाड़ों के सिलसिलों से जीना वजीना उतरती हुई नीचे जाकर घने दरख्तों और नामालूम तारीकियों में गुम हो जाती थी। जब लारी स्टैंड पर पहुंची, कैलाश अपनी बहनों समेत उतरा तो इसे महसूस हो रहा था जैसे आज कोई बहुत बड़ा त्यौहार है, जिसे पहाड़ और उनकी चोटियाँ, दरख्त और चिड़ियाँ, आसमान और सूरज, ये सब के सब इंसानों के साथ मिलजुल कर मना रहे हैं। इस खुशगवार मंजर में कैलाश ऐसा खोया कि इसे अपनी सख्त बीमारी की वजह से ज़िंदगी की तरफ से जो मायूसी थी वो बिल्कुल दूर हो गई और ऐसा महसूस होने लगा जैसे आसमान को चूमने वाले पहाड़ इशारों में कह रहे हैं कि हमारी शानदार, साफ़ व शफ़ाफ और दिलकश दुनिया में बीमारी और मुसीबतों का क्या काम। लारी स्टैंड से एक सड़क पर पल खाती हुई झूमती झामती आबादी की तरफ जाती थी। उसने कैलाश को ऐसा लुभाया कि वो नौकर से जो असबाब को उठवाने में लगा हुआ था, ये कह कर के मैं डाक बंगले की तरफ चलता हूँ, रवाना हो गया। रास्ता बहुत दिलकश था और हर मोड़ कुदरत की नित नई फैयाजियों से माला माल था। कुछ दूर निकलकर कैलाश अपनी पत्थर पर बैठ गया, एक प्याली चाय पी, कुछ देर सामने के मंजर से लुत्फ़ उठाया और फिर आगे की तरफ चल खड़ा हुआ। रास्ते में एक बाग में एक आदमी ताज़े सेबों को चीड़ के बक्स में बंद कर रहा था। उसके पास 2 मुसाफिर खड़े थे जिनमें एक 10-11 वर्ष की खूबसूरत सी लड़की थी। वो दोनों फल वाले से हंस हंस कर बातें कर रहे थे। कैलाश इधर उधर देख रहा था कि इतने में पास से एक आवाज़ आई, बाबूजी, थर्मास में ले चलूँ? कैलाश ने मुड़ कर देखा। 12-13 बरस की दुबली पतली लड़की खड़ी थी और बड़ी बड़ी मजलूम और मायूस आंखों से देख रही थी।
थर्मास वाकई कैलाश को भारी मालूम हो रहा था। उसने वो लड़की के हवाले कर दिया और फिर उस फैयाजी से जो कुदरत ने इस वादी के साथ दिखलाई थी पूछने लगा, कहाँ रहती हो? लड़की ने नीचे की घनी तारीकियों की तरफ इशारा करके कहा, वहाँ बहुत नीचे। माँ बाप क्या करते हैं? मर गए। तुम क्या करती हो? कुछ नहीं। क्यों? बच्चा कुछ नहीं करने देता। बच्चा क्या तुम्हारा बच्चा भी है? लड़की इस बदगुमानी पर हंस पड़ी और कहने लगी, मेरा 2 बरस का भाई है जो बहुत दिक्कत करता है, हर वक्त खाना मांगता है, रात को न वो सोने देता है और न डर इस वादी में किस चीज़ से? मेरी कोठरिया का दरवाज़ा टूटा हुआ है, रात भर में डरती रहती हूँ कि कोई आकर हमको खा न जाए। कैलाश के दिल में दया उबल पड़ी। नौकरी करेगी? कौन रखेगा? क्यों न करूँ? मैं तो बहुत मेहनत से उसकी सेवा करूँगी। अच्छा, मैं रखूँगा तुझे भी और तेरे छोटे भाई को भी। लड़की हैरत ज़दा होकर कैलाश को देखने लगी। बाबूजी, सच? हाँ सच, बिल्कुल सच। लड़की थोड़ी देर तक हैरत ज़दा रही, फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो कैलाश के पांव पर गिर पड़ी और शुक्रगुजारी से बाबूजी बाबूजी करने लगी। उसके मुंह से और कुछ न निकला। रजनी खुशी के मारे रात को सो न सकी। ज़रा देर के बाद उसकी आंख खुल जाती थी और हर बार वो करवट लेकर टूटे किवाड़ों के दर्जों से झांकती थी कि पहाड़ों के ऊपर आसमान पर सुबह की सफ़ेदी तो नज़र नहीं आ रही है। आज उसका रोज़ाना वाला खौफ कि कहीं रात को कोई भयानक शक्ल वाली चीज़ उसकी कोठरी के टूटे फूटे दरवाजे से घुसकर उसको उसके सब भाई बहनों को सोते में खा न जाए, दूर पहाड़ों में छुप गया था। उसके सामने सुख से भरी हुई सुबह थी और फिर ऐशो आराम से भरे हुए दिन और रात। रजनी ने अपने 5 भाइयों बहनों पर नज़र डाली जो कंबलों के गूदड़ के नीचे एक दूसरे से चिमटे हुए बेखबर सो रहे थे। रजनी सोच रही थी कि ज़रा देर में सुबह हो जाएगी और फिर अपने भाई बहनों को लेकर 500 फीट की चढ़ाई चढ़कर बाबूजी के पास पहुंच जाऊंगी। फिर क्या, रोटियां मिलेंगी, पहनने को भी मिलेंगी और रात को ओढ़ने को भी, और डर से बहुत दूर किसी कोठरी में सोने को जगह मिलेगी। आखिर सुबह करीब आ ही गई और उसके 2 साल के दुबले पतले सूखे साखे भाई लल्लू ने चीख मारकर रोना शुरू कर दिया। आज रजनी ने सुस्ती नहीं दिखलाई और जल्दी से उसे पेशाब करा लाया, वरना होता यह था कि वो यूं ही दिन चढ़े तक पड़ा रहता और फिर जब इसका बिस्तर रजनी को भीगा हुआ मिलता तो वो लल्लू को धनक कर रख देती थी। आज रजनी न सिर्फ इतना ही नहीं क्या उसे पेशाब करा लिया, बल्कि इसे प्यार भी किया और बहलाया भी। ये चीज़ लल्लू के लिए कुछ इतनी अजीब सी खुशी लेकर आई। वो रात भर की भूख को भूल गया और अपनी टूटी फूटी बोली में बात करने लगा। जिस वक्त मोती नगर की पश्चिम में चोटियों पर धूप की पहली चमक नजर आई, उस वक्त तक 6 बच्चों का ये काफिला 100 फीट पहाड़ पर चढ़ चुका था और बहुत थक चुका था। हवा ठंडी थी, तेज़ थी और मुखालिफ थी। इस वजह से बच्चों को खाली पेट ऊपर चढ़ने में बहुत दुश्वारी हो रही थी। लल्लू कई मर्तबा रो चुका था और रजनी के हाथ से उस पर पिट भी चुका था। रजनी ने ज़रा देर इसे गोद में भी लिया, लेकिन 12 बरस की लड़की जिसे पेट भर खाना न मिलता हो कैसे 2 साल के बच्चे को लेकर दूर तक जा सकती थी। इसलिए लल्लू चल सके या न चल सके उसे चलना तो पड़ेगा, वरना रजनी मार मार कर रास्ता ही में ख़त्म कर देगी। उस वक्त तो वो कुचली हुई नागिन की तरह बफरी हुई थी। उसे सख्त खौफ थी कि ये 2 साल का हड्डियों का ढांचा मैं जहाँ जाऊँ या जो काम करूँ मेरी राह में हायल रहता है। अब देखो, इस वक्त ऐशो आराम की दुनिया सिर्फ 400 फीट ऊपर है। अगर ये न होता तो मैं कब की वहाँ पहुँच चुकी होती। रजनी का गुस्सा देख कल्लू, जो लल्लू से 2 साल बड़ा था, और मुन्नी जो 4 साल बड़ी थी, सहमे हुए थे और हाँप हाँप कर एक एक कदम आगे बढ़ रहे थे। अलबत्ता तुलसी और रामू रजनी की तरह ताज़ा दम थे, बल्कि इन दोनों ने भी लल्लू को बारी बारी गोद में ज़रा ज़रा देर के लिए उठा लिया था।
इस तरह छोटे छोटे इंसानों का ये छोटा काफिला डांट और मार, खौफ और आंसू, थकावट और हाँफने, उम्मीदों और तमन्नाओं के साथ 50 फीट ऊपर चढ़ गया। उस जगह रामू को एक चश्मे के पास पड़ा हुआ एक दागी से मिल गया, लेकिन वो अभी मुंह तक नहीं जाने पाया था कि रजनी ने झिपट कर उसे छीन लिया और दांत से उसका एक बड़ा सा टुकड़ा काट कर लल्लू को दिया और फिर बाकी के 2 टुकड़े करके कल्लू और मुन्नी को। कल्लू और मुन्नी सेब का टुकड़ा खाकर चश्मे का पानी पीकर ताज़ा दम हो गए और बातें करने लगे। कल्लू ऊपर पिता और माँ मिलेंगे। मुन्नी, नहीं उल्लू, वो नहीं तो वो तो मर गए। कल्लू, जो मर जाते हैं क्या वो ऊपर भी नहीं मिलते? मुन्नी बहुत संजीदगी से, वो कहीं नहीं मिलते। हम लोग एक और बाबूजी के पास जा रहे हैं जो पिताजी की तरह रोटी देंगे, कपड़े देंगे और ओढ़ने को देंगे। इन दोनों की बातें सुनकर न जाने क्या हुआ कि रजनी पिघल सी गई। उसने इन दोनों को और फिर लल्लू को प्यार किया और कहा कि अब धीरे धीरे उठने बैठने चलेंगे। फिर ढारस देने लगी और ऊपर पहुंचते ही बहुत सी रोटियां मिलेंगी जिनमें गेहूं की भी होंगी, गर्म कुर्ते और पायजामे मिलेंगे, चाय मिलेंगी, सेब मिलेंगे। फिर बाबूजी के साथ हम लोग उनके देश चले जाएंगे जहां बहुत आराम से रहेंगे। रजनी, जिसने आज तक उस वादी के अलावा और कुछ नहीं देखा था, पहाड़ों की चोटियों की तरफ देखने लगी और सोचने लगी कि उस पार की दुनिया कैसी होगी। मगर जैसी भी हो, वहाँ रोटियाँ होंगी, कुर्ते पायजामे होंगे और ऐसे घर होंगे जिसमें डर न लगता होगा। रजनी अब अपने काफिले को लेकर मज़े मज़े ऊपर चढ़ने लगी। जितना जितना ऊपर चढ़ती जाती उसकी खुशी बढ़ती जाती। रजनी को मालूम था कि कभी कभार ऐसा भी होता है कि पहाड़ों में घूमने वाले दौलतमंद किसी पहाड़ी मर्द या औरत को रखकर अपने साथ मैदान में ले जाते हैं जहाँ न बर्फ पड़ती है न भूख होती है। लेकिन ये बात दूर इसके तसव्वुर में न थी कि मैं भी इन खुशनसीबों में हो सकती हूँ और मेरे साथ मेरे 5 भाई बहन। सूरज ऊपर चढ़ रहा था और रजनी भी अपने भाई बहनों के साथ ऊपर चढ़ रही थी। आखिर डाक बंगला की सुर्ख छत ने अपनी झलक दिखला ही दी। कैलाश चाय पी रहा था और खिड़की से साफ सुथरी नंदा देवी और इसके नीचे से अजीमुशान पहाड़ों को देख रहा था कि उसके नौकर ने आकर खबर दी, कल वाली लड़की आई है और उसका बच्चा भी। एक छोड़ 5 बच्चे साथ हैं। 5? नौकर, जी हुजूर। कैलाश ने बाहर आकर देखा तो रजनी खड़ी थी और उसके गिर्द बहुत से छोटे बड़े मैले कुचेले छपड़े चंडे बच्चे नाक से सुड़ कर रहे थे और कीचड़ से लथपथ आंखों से उसकी तरफ देख रहे थे। कैलाश ने रजनी के पास जाकर सख्ती से जवाब तलब किया, ये कौन है? रजनी कैलाश को देखकर इतनी खुश हुई कि उसने उसकी सख्ती की तरफ ज़रा भी तवज्जो नहीं की और चिल्लाकर कहने लगी, मैं उन सबको ले आई, अब ये सब आपके पास रहेंगे। ये मुन्नी है, ये लल्लू है, वो रामू है, वो कल्लू है, वो तुलसी है। कैलाश, सब तेरे भाई हैं? रजनी, जी हाँ, 2 भाई हैं और 2 बहन हैं। रजनी ज़रा साफ सुथरी थी और इसकी सूरत में एक कशिश थी, लेकिन बच्चे तो सड़ी गली चीज़ों का ढेर मालूम होते थे। उनको देख कैलाश का जी मितलाने लगा और कलवाली रूमानी फैयाजी जो रात गुजर जाने से बासी हो चुकी थी, हकीकत पसंदी से बदल गई। और कैलाश सोचने लगा कि रजनी के साथ एक बच्चा होता, 2 होते तो मुमकिन था, लेकिन इतनों को कैसे पाला जा सकता है? ये सब हमारे छोटे से घर में कैसे रहेंगे? उनको खिलाया और पहनाया कहाँ से जाएगा? फिर ये बहती हुई नाकें, ये कीचड़ भरी आंखें, ये कोयला ऐसे हाथ पाँव, ये बू और मैल। कैलाश की बहनें भी बाहर निकल आई थी कि हम भी ज़रा भैया के मेहमानों को देखें। वो बोली, भैया इन सबको ले चलूं? कैलाश ये सवाल सुनकर झिला गया और रजनी से कहा, तूने कल क्यों नहीं बतलाया था कि तेरे साथ इतनी बड़ी फौज है, सबको मैं कहाँ रख सकता हूँ? ये सुनकर रजनी पर बिजली गिर पड़ी। इतनी बड़ी मायूसी का सामना उसने ज़िंदगी में पहली बार किया था। उसका चेहरा बिल्कुल सूख गया और आंखें अंदर डूब गईं, मगर मुंह से कुछ न निकल सका। उसके सब भाई बहनों का भी यही हाल हुआ। कल्लू तो फूट फूट कर रोने लगा। रजनी ने अपनी घिनौनी फौज को नफरत भरी आंखों से देखा, ऐसी नफरत जिसका तकाजा ये था कि इन सबको मार डालो या खुद मर जाओ। 5 मिनट के अंदर अंदर ये फौज नाकामी और नामुरादी को अपने अपने फटे दामनों में लेकर पुष्पा हुई।
लेकिन कैलाश के लिए आसान न था। उनको यूँ रुखसत करना उसकी दया जो मर गई थी। फिर कराहने लगी और पुकारने लगी कि कुछ तो करो। इस पुकारने से निजात पाने के लिए कैलाश ने रजनी को पुकारा और 2 रुपये उसके हाथ में रख दिए। 2 रुपये उससे बहुत कुछ खरीदा जा सकता है। रजनी अपनी फौज को लेकर बाजार की तरफ भागी और एक दुकान के सामने सबको पूरियां खिलाने और खाने लगी। पहले 8 आने की पूरियां ली, फिर 8 आने की और ली, फिर 4 आने की ली और फिर 4 आने की ली। इस तरह दोनों रुपये ख़त्म हो गए, लेकिन न भूख गई और न खाने की हसरत। दोपहर के बाद यह काफिला खाली हाथ नीचे की तरफ थके दिल और थके पाँव के साथ उतरने लगा और इस तरह के बैठ गया कि उठने की ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। सुबह जिन तारीकियों से निकल के आया था, शाम को उन्हीं की तरफ जा रहा था। सूरज भी डूबता जा रहा था और वो लोग भी उतरते जा रहे थे, मगर बिल्कुल खामोशी से। न रोना, न डांटना, न इजहार हसरत, न ढारिस। गोया ये सब बच्चे नहीं, बूढ़े थे, और वो भी हड्डी चमड़े के नहीं, गूदड़ के बने हुए। सिर्फ लल्लू 2 एक बार रोया, मगर रजनी के मारने से उसकी भी आवाज़ बंद कर दी। सूरज डूबने पर ये लोग इसी अपनी पुरानी कोठरी में पहुँचे, जहाँ भूख थी और सर्दी थी, खौफ था और इन तीनों के सिवा कुछ न था। पहुँचते ही थकी हुई तुलसी ने आहिस्ता से कहा, भूख लगी है। फिर रामू ने भी कहा, फिर मुन्नी और कल्लू ने भी। दिल की उम्मीदों के साथ पेट की पूरियां भी गायब हो चुकी थी। रजनी बच्चों को अंधेरे और भूख और डर की आगोश में छोड़कर पड़ोसियों की दया और इम्तहान करने निकल खड़ी हुई। हयातुल्लाह अंसारी।